हेलो बच्चों, नमस्ते। आपका अपना चैनल शिक्षा जॉब मस्ती में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, 10वीं क्लास का साइंस के चैप्टर नंबर 2 अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने उस क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, वह क्लास नहीं देखा है, तो आपसे निवेदन है कि इसके पहले पार्ट को आप देख लें, जिससे आपको यह अध्याय पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सकेगा। और देख चुके हैं तो आप इसे कंटिन्यू देखते रहें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इधर तक हम लोगों का हो गया था। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, इसलिए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आप नहीं देखे हों तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए पहले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को अम्ल क्षार का जो सूचक होता है उसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। सबसे पहले हमने जैसा कि पहले पढ़ा था कि अम्ल और क्षार का सूचक 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक और एक होता है गंधकीय सूचक। तो हमने पिछले क्लासों में इसका अध्ययन किया है। इस बार फिर से इसका रिपीट थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक में हम लोग देखें तो लिटमस पत्र होता है, पत्ता की गोभी होता है, हल्दी होता है, ड्रिजिया पौधे के रस होता है। ये लाल हो जाता है, अम्ल डालने पर लाल हो जाता है लिटमस पत्र। लाल पत्ता गोभी भी लाल हो जाता है। हल्दी कोई बदलाव नहीं करता है अम्ल में। और हाइड्रेजिया का फूल का रस जो होता है नीला हो जाता है। जबकि आप देखेंगे तो ये नीला हो जाता है क्षार डालने पर लिटमस पत्र। पत्ता जो गोभी की बात करते हैं, उस पत्ती का रस जो है हरा हो जाता है, ये लाल हो जाता है। ये जो हल्दी हो लाल हो जाता है क्षार के कारण। और जो हाइड्रेजिया के फूल का रस होता है वो नीला हो जाता है। कृत्रिम सूचक में हमने देखा था नेपथलीन और मेथिल ऑरेंज। तो ये क्या होता है, अम्ल डालने पर रंगहीन हो जाता है और क्षार डालने पर गुलाबी हो जाता है। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, तो अम्ल डालने पर लाल हो जाता है और क्षार डालने पर पीला हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे गंधकीय सूचक प्याज का रस, वेनियाला और लौंग का तेल। तो ये क्या होता है, तीक्ष्ण गंध निकलता है बहुत खराब। इसमें कोई गंध निकलता नहीं है, ये समान गंध रहती है। इसमें कोई गंध नहीं रहता है, इसमें समान गंध रहती है। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं कि जो है किस प्रकार से बदलाव होते हैं अम्ल या क्षार के प्रभाव के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे कि अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल के और क्षार के रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। तो जैसे कि अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण में धातु के साथ अभिक्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। एक और धातु की अभिक्रिया दिया हुआ है अम्ल के साथ, और एक धातु के क्षार के साथ अभिक्रिया दिया हुआ है। तो अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। उसी प्रकार से अगर धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। आप देखेंगे दोनों ही अभिक्रियाओं में लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, यानी धातु अम्ल से भी और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक का अभिक्रिया दिया हुआ है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसे टेस्ट कैसे किया जा सकता है, तो अभिक्रिया के दौरान प्रखनली के पास अगर मोमबत्ती जलते हुए अगर लाएंगे तो वह फदफदा करके पिघल जाती है, पप पप की ध्वनि सुनाई देती है। तो इस प्रकार से टेस्टिंग भी किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल और क्षार का अभिक्रिया। तो देखिए, जो धातु कार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट,
पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये जो है कार्बोनेट हुआ। तो अम्ल के साथ अगर कार्बोनेट अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और जल बनता है। जबकि क्षार जो है धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे कि अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, CO2 बनता है और जल बनता है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास HCl अम्ल है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड लवण है, CO2 गैस है और H2O जल है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। इसकी टेस्टिंग कैसे की जा सकती है, तो जब चूने के पानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित कर दे तो उसके रंग जो है दुधिया हो जाता है। इसे हम लोग कर सकते हैं इसका परीक्षण। अब जो है हम लोग नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए धातु कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस जल है, प्लस CO2 है। अब इसको अभिक्रिया सब होता है तो क्या बन जाता है, आप देखेंगे जल में घुलनशील एक पदार्थ बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अम्ल क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करती है, अम्ल और क्षार, तो लवण बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करती है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो इसकी आप लोग को परिभाषा याद करना होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आपको लिखना होगा कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देखेंगे ये प्रबल क्षार है और ये भी प्रबल अम्ल है। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और H2O। तो आप देखेंगे कि यह जो है सोडियम क्लोराइड एक लवण है और जल तो जल है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि अगर अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। अब देखिए अम्ल और क्षार की प्रबलता के आधार पर जो लवण बनेगा, लवण की प्रकृति के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे यदि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो आपस में अभिक्रिया करें तो जो लवण बनेगा उस लवण की प्रकृति अम्लीय होगी और जल बनेगा। उसी प्रकार से यदि दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, यानी क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो लवण कैसे होगी, तो क्षारीय लवण होगी। यानी कि जो प्रबल होगा उसी का गुण लवण में विद्यमान होगा। जैसे यदि प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, दोनों प्रबल हो, तब क्या होगी, तो बिल्कुल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देगी और उदासीन लवण प्राप्त होगा। न वो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा और जल। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार है और आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भी ये उदासीन लवण देते हैं और जल बनता है। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार तो लवण की प्रकृति अम्लीय होगी, अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार तो लवण की प्रकृति क्षारीय होगी, यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो उदासीन होगी प्रकृति, और दोनों अगर दुर्बल है तो भी उदासीन होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, आप देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यानी कि जो अम्ल होता है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो आप देखेंगे धात्विक ऑक्साइड और अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है तो भी लवण और
जल बनता है। धात्विक ऑक्साइड और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। जैसे उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड। अगर हम लोग कॉपरिक ऑक्साइड की देखें CuO प्लस HCl, ये अम्ल है और ये धातु की ऑक्साइड है। जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? CuCl2 कॉपरिक क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कॉपरिक क्लोराइड जो है आपका लवण हो गया और ये जल हो गया। अब इसकी हम लोग बात करें, जैसे कॉपर क्लोराइड के बनने में विलयन का रंग नीला हो जाता है, रंग बदल जाता है। जो कॉपर क्लोराइड जब बनता है तो उसका विलयन का रंग क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। देखिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति पूछता है, याद रखिएगा कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। जैसे CuO MgO ये एक क्षारीय प्रकृति की होगी। निश्चित रूप से जो भी धात्विक ऑक्साइड होगी वो क्षारीय होती है। अब हम लोग अधात्विक ऑक्साइड के क्षारों के साथ अभिक्रिया समझते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो एक लवण है और H2O बनता है। यानी कि हम लोग समझें कि अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अब इस याद एक उदाहरण भी रखना होगा ये कि जैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक क्षार ले लेते हैं हम लोग कोई, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया किया तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बना। अब हम लोग जो है इस अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति की चर्चा करते हैं। जैसे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है तो उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। आप जो है इसे विशेष रूप से याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आप नोट कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और आप नोट करते होंगे। यदि आप नोट नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को एक बार पुनः देखें और उसे नोट करें, और आपको मैं PDF भी उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए आप अगर PDF चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप एक प्यारा सा कमेंट करें और PDF की मांग करें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। जैसे जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। अब हम लोग जलीय विलयन में अगर जल है उसमें अम्ल और क्षार डालते हैं तो क्या होता है? तो देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H+ आयन उत्पन्न करता है। यदि कोई भी जल में हम लोग अम्ल डालते हैं तो वो अम्ल उसमें घुलकर H+ आयन उत्पन्न करता है। H+ आयन इसी को हम लोग H3O+ आयन भी कह सकते हैं। इसे हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे कि H+ आयन जल के साथ मिलता है तो H3O+ बनता है, तो इसे ही हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब एक और उदाहरण, HCl अम्ल और जल डालते हैं, यानी कि जल में जो है अम्ल को डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, और यहाँ पर देखेंगे क्लोरीन का आयन बनता है, अलग होता है। जल की उपस्थिति में क्षार की अगर हम लोग आयन उत्पन्न करते हैं उसकी विशेषता हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यदि हम लोग जो है जल में क्षार डालें तो क्या बनता है। तो यदि हम लोग जल में जो है क्षार डालते हैं तो OH- आयन उत्पन्न करता है। कौन सा आयन उत्पन्न करता है? OH- आयन उत्पन्न करता है। जैसे अगर आप देखें तो जैसे आप देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसे जल में डाला गया तो Na+ आयन और OH- आयन उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे
कि अम्ल जल में H प्लस आयन उत्पन्न करता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस बोलते हैं। उसी प्रकार से जो है जो क्षार होता है जल में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। क्षार के विषय में थोड़ी सी और कुछ जानने की ज़रूरत है। जैसे जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अर्थात सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। याद रखना होगा कि सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कारण सभी क्षारक घुलते नहीं हैं जल में, लेकिन जो क्षार घुलते हैं वो तो क्षारक है ही। चलिए आप समझ चुके होंगे इस बात को। अब हम लोग चलते हैं अगले विषय में। जल के साथ अम्ल क्षारक मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमें हमेशा अम्ल क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। देखिए, यदि हमें किसी अम्लीय विलयन को सांद्र करना है या तनु करना है, तो उसमें हमें अम्ल और जल एक दूसरे में मिलाने की आवश्यकता होती है। तो हमें जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, हमें जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। एक गलत है। और ऐसे इसलिए करना चाहिए कि अम्ल जल में जब डाला जाता है या क्षार भी डाला जाता है तो क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिससे जो मिश्रण होता है वो अस्फलित होकर के यानी खौल करके वह बाहर आ सकती है और हम जल सकते हैं। और साथ ही ताप में परिवर्तन होने के कारण जो पात्र आप प्रयोग कर रहे हैं वो टूट सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अम्ल को जल में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके हिलाते हुए डालना चाहिए। चलिए आप इस बात को समझ चुके होंगे। जैसे अगर आप आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है फिर से, कि जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित हो जाता है, खौल करके बाहर गिर जाता है और कांच का पात्र टूट जाता है। इसलिए हमें जो है जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ये आप समझ चुके होंगे कि धातु जो है अम्ल जो है अभिक्रिया करता है धात्विक ऑक्साइड के साथ तो लवण प्लस जल बनाता है, क्षार के साथ करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। और देखिए आप लोग जो है अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 और जल बनाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो क्षार होता है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस H2O गैस बनाता है। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस जल बनाता है। धातु कार्बोनेट के साथ क्षार कोई अभिक्रिया नहीं करता है। धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है क्षार और लवण प्लस जल बनाता है। अब आप जो है अम्ल और क्षार में समानता के विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे। अम्ल और क्षार में समानता, तो जैसे सभी अम्ल जो होते हैं और सभी क्षार जो होते हैं जल में डालने पर क्या होता है, अम्ल है तो H प्लस आयन उत्पन्न करेगा और क्षार है तो OH माइनस आयन उत्पन्न करेगा। ये दोनों में समानताएं है। अब क्षार और अम्ल की प्रबलता की हम लोग चर्चा करते हैं। क्षार और अम्ल की प्रबलता की चर्चा करते हैं तो देखिए, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता H प्लस आयन और OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि किसी विलयन में
OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक है, यदि किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता अधिक है तो वह अधिक क्षारीय विलयन होगा। यदि H प्लस आयन की सांद्रता बहुत अधिक है तो वह प्रबल अम्लीय विलयन होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें अम्ल में H प्लस आयन की संख्या अगर धीरे बढ़ते जाएगा तो अम्लीयता की गुण बढ़ते जाएगा, और यदि OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ता जाएगा तो क्षारीयता की गुण बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक जो है इनका मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट समझेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? तो यह अम्ल की में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता मापने का एक स्केल होता है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में हम लोग अगर देखें तो P का मतलब होता है पुषांश। P में जो पीएच में P है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति अगर। क्या अर्थ है? शक्ति अगर। और ऐसे हम लोग पीएच की बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको मतलब लोग बोलते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यदि पीएच स्केल जो होता है तो वह पीएच स्केल पे 0 से 7 तक अंक लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं कि एक स्केल है और इस स्केल में क्या लिखा होता है, तो यहाँ से 0 और यहाँ पे 14, तो 0 से 14 तक जो है अंक अंकित रहता है पीएच स्केल पे। तो यदि किसी विलयन का पीएच मान लेते हैं 7 होता है बीच वाला, तो 7 होता है तो वह विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है। उस विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। उस विलयन को क्या कहते हैं? उदासीन विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, क्या है? 7 से कम है, तो जब 7 से कम है तो वह जो है अम्लीय विलयन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? अम्लीय विलयन कहलाएगा। और यदि उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है तो वह क्षारीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय विलयन कहलाएगा। पूछा जाता है कि पीएच स्केल पे कितना से कितना नंबर लिखा होता है? 0 से 14 तक लिखा होता है। आप देखेंगे नीचे यह एक ग्राफ दिया हुआ है और यह स्केल यानी ग्राफ क्या स्केल ही है, और इस स्केल में क्या दर्शाया गया है कि H प्लस की आयन की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या रही है? बढ़ रही है। तो इधर अम्ल की प्रबलता भी बढ़ रही है, इधर जाने पर अम्ल की प्रबलता भी बढ़ रही है। जैसे देखिए एक कार्बन वाले जो अम्ल होते हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं, और जो बिना कार्बन वाले अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। उसी प्रकार से देखिए OH माइनस आयन की सांद्रता को बढ़ते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है जो कि एक दुर्बल क्षार है, और प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार है। इसकी OH माइनस की आयन की सांद्रता इस सब में अधिक होती है। आप जो है और नीचे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, इससे हम लोग कुछ अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए बढ़ते हुए अम्लीय प्रकृति, यदि 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति अधिक होगा। जैसे 7 से जितना ही कम, सबसे अगर कम होगा जैसे 2 होगा और 3 होगा तो ये सबसे अधिक अम्लीय और उससे कम अम्लीय होगा। और उसी प्रकार से अगर पीएच मान में वृद्धि होता है, जैसे कि मान लो कि एक का पीएच मान 11 है, पीएच का मान 8 है, इसमें अधिक क्षारीय कौन है? तो अधिक क्षारीय A होगा और A कम क्षारीय होगा इसके तुलना में। उसी प्रकार से किसी विलयन का पीएच मान 1 है और किसी विलयन का पीएच मान 2 है, तो कौन अधिक अम्लीय होगा? तो A सबसे अधिक अम्लीय होगा और A उससे कुछ कम अम्लीय होगा। आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग जो है दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व की चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पीएच का महत्व कि जो पीएच मान किसी विलयन का होता है वो हमारे दैनिक जीवन में क्या है।
तो सबसे पहले पौधे पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, हम जैसे पौधे भी, और हमारा शरीर जो मानव शरीर की बात कर लेते हैं, पीएच मान जो है 7.0 से 7.8 के बीच होता है। अगर हमारा शरीर पीएच, हमारे शरीर की पीएच, मनुष्य के शरीर के पीएच की बात करें तो क्या होता है, 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। और अगर हम लोग चर्चा करें, यदि बारिश की जो जल होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाने लगता है। ये सब याद रखने वाली बात है कि यदि जो है किसी बारिश हो रही है तो उस जल का पीएच मान 5.7 से कम हो, 6 से कम हो जाएगा तो वह जो है अम्लीय वर्षा कहलाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे मिट्टी का पीएच मान की देख लेते हैं। तो मिट्टी का पीएच मान की अगर हम लोग चर्चा करें तो जो हमारी ज़मीन होता है, जो किसान जिसमें खेती करते हैं, अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय हो जाने पर जो है वो उसमें पैदा नहीं होता है। इसलिए किसी भी मिट्टी में अच्छी उपज के लिए, विशिष्ट जो है अच्छा उत्पादन के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, परास की आवश्यकता होती है, और उसे हमें जांच करा करके दिखाना चाहिए और उसमें अम्लीय और क्षारीय गुण की पता लगा करके उसे विशिष्ट पीएच मान प्राप्त करने के लिए प्रयास करनी चाहिए। और कुछ जैसे अगर अधिक अम्लीय है तो क्षारीय मिलाना चाहिए और अधिक क्षारीय है तो उसमें अम्लीय कोई पदार्थ मिलानी चाहिए। और हम लोग पाचन तंत्र में पीएच की मान की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा स्टोमक जो है, हमारा आमाशय जो है, उदर वाला जो भाग है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन के पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला काम यह क्या करता है कि हमारी जो भोजन में अगर जो हम लोग कहें वैसे जीव, सूक्ष्म जीव प्रवेश कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वह अम्ल उसे मारने का प्रयास करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और साथ ही साथ जो है वो जल्दी पचने में सहायक करता है। और यदि हमारी अम्ल में जो है, हमारी अगर उदर में ये अम्ल न बने तो ये सब प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग चर्चा करते हैं ये पॉइंट से, जैसे हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द और जलन महसूस होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग कर जो अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए कभी कभी होता क्या है कि हमारे आमाशय में अधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित हो जाता है, जिससे होता क्या है कि जलन महसूस होने लगता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि ही जल रहा है, तो वही अम्ल ज़्यादा स्रावित होने। इसमें हमें क्या उपयोग करना चाहिए, एंटासिड का उपयोग करना चाहिए। एंटासिड क्या होता है, एसिड का विपरीत होता है, क्षारीय होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो आपके जलन को कम कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पीएच परिवर्तन में दंत है। देखिए अगर मुंह का पीएच मान अगर जो है 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत संक्षरित होने लगते हैं, इसलिए जो है मुंह को साफ रखना चाहिए। क्षारीय दंतमंजन उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन किया जा सकता है। जो दंतमंजन होता है उसे क्षारीय अगर ले तो आराम से और अच्छी साफ हो सकती है दांत। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पशुओं और एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। अगर जैसे मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमें जलन और दर्द होती है। और हम लोग अगर चर्चा करें, डंक मारने से जो है बेकिंग सोडा का उपयोग आराम मिलता है। जैसे अगर आपके शरीर में कहीं मधुमक्खी हो या बिच्छू हो डंक मार दिया तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे तो आपको जलन में कमी होगी। या फिर नेटल के डंक वाले मेथनोइक अम्ल छोड़ा जाता है जिसके कारण जलन और दर्द अनुभव होती है। इलाज डंक वाले स्थान पर पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। इसका इलाज
डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। डाक पौधा की पत्ती रगड़कर किया जाता है, इसे खजूर का पौधा बोलते होंगे आप अपने गाँव में। अब हम लोग जो है, देखिए यह वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसका एक और पार्ट बना करके जो है एक छोटा वीडियो में आपको इस चैप्टर का समाप्त कर दें, और इस प्रकार से आपके पास कंप्लीट नोट भी हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो उसे भी आप बताएं, और यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप अपने चाहने वाले को यह वीडियो शेयर करें, ताकि वे भी इस विकट परिस्थिति में अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। और आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और खुद से 2, 4, 10 लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कराने का भी प्रयास करें, ताकि ये मेरा परिवार बड़ा हो, हमारी आपकी परिवार बड़ा हो, और हम एक अच्छे लेवल पर जो है पढ़ाई स्टार्ट कर सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।